हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 11 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। जो पहली न्यूज़ आती है वो है हमारी इंडियन बाइसन। अब क्या होता है ना, इंडियन बाइसन के जो हॉर्न्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता था कोया ट्राइब के द्वारा। एक तो फ्लूट बनाने में, और एक उनका कुछ डांस होता है, उसमें उनका जो हेड गियर होता था, हेड पे वो लगाते थे एक चीज़, तो उसमें 2 हॉर्न्स का यूज़ होता था। तो वो इंडियन बाइसन के हॉर्न से होता था। लेकिन क्योंकि उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है इंडियन बाइसन को, तो कोया ट्राइब ने अभी ट्रांजिशन किया और उनको यूज़ करना बंद किया है। ठीक है, और इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। In a move to conserve the Indian bison in their forest, the indigenous Koya tribe inhabiting Papikonda हिल रेंज ऑफ आंध्र प्रदेश रहते कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, गोदावरी नदी के आसपास जो पापीकोंडा हिल रेंज है उस साइड। एंड दे हैव मेड एन एग्जाम्पलरी ट्रांजिशन बाय शेडिंग द यूज ऑफ बाइसन हॉर्न्स टू मेक देयर ट्रेडिशनल फ्लूट कॉल्ड परमाकोरे। ओके, एंड जो कोया ट्राइब की बात करें अगर, तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल ट्राइबल कम्युनिटी। इट इज़ मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल एंड दे लिव अराउंड गोदावरी रिवर। कुछ उनमें से एमपी और उड़ीसा वाले रीजन में भी रहते हैं। इनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो गोंडी या फिर तेलुगु, और एक कोई भी है इनकी रीजनल लैंग्वेज, वो भी ये बोलते हैं। ट्रेडिशनली ये पास्टर्स रहे हैं और शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये बात करें तो ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं, एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी इनका एक ऑक्यूपेशन है। एंड ये मानते हैं कि इनकी जो मेन डेटी है, मेन जो इनके देवी देवता हैं, वो रहते हैं इन अ केव इन बस्तर रीजन। एंड मैनी कोया डेटीज आर फीमेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग मदर अर्थ। मदर अर्थ को भी पूछते हैं ये लोग। एंड इनका डांस होता है कोमू कोया डांस। उसमें 2 बाइसन के हॉर्न्स यूज़ होते थे, अडॉन्ड ऑन द हेड एज अटायर। एंड ऑल्सो परमाकोर जो फ्लूट होती है वो एक हॉर्न की बनती है, बाइसन का जो हॉर्न होता है उससे। तो ये वाली प्रैक्टिसेस इन्होंने बंद कर दी ताकि इंडियन बाइसन को कंजर्व किया जा सके। एंड देयर सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। नेक्स्ट आती है सिकल सेल डिजीज़। अब जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, FDA, उन्होंने अप्रूव की है कुछ ट्रीटमेंट है, उनको अप्रूव किया है फॉर सिकल सेल डिजीज़। लेकिन क्वेश्चन आता है सिकल सेल डिजीज़ है क्या। तो इसमें होता क्या है ना, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं RBC, वो वैसे तो डिस्क शेप की होती हैं, लेकिन इस डिज़ीज़ के होने से, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से, वो क्रिसेंट या फिर सिकल का शेप ले लेती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल्स में जो है क्लम्प बनने लग जाता है साथ में, एंड उससे क्लॉट हो जाता है, ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल में, जिससे टिश्यूज़ तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और इसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्ट्रोक भी होता है। इस वाले डिज़ीज़ के लिए इन्होंने एक नया ट्रीटमेंट निकाला। अभी तक तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता था वो यही था कि ब्रोन मैरो जो होती है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता था किसी डोनर से लेकर। लेकिन अब ये नया ट्रीटमेंट आया है एंड ये क्रिस्पर पे बेस्ड है। क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उस पे बेस्ड है। थेरेपी कॉल्ड Casgevy from Vertex Pharmaceuticals and CRISPR Therapeutics is the first medicine to be approved in the US that uses the CRISPR. एंड एक और ट्रीटमेंट है जो है लिफजेनिया करके फ्रॉम ब्लूबर्ड बायो। ऑल राइट, एंड अंटिल नाउ द ओनली नोन क्योर फॉर सिकल सेल डिजीज़ वॉज अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर। लेकिन उसमें रिस्क होती थी। व्हाट इफ इम्यून सिस्टम ने उसको रिजेक्ट किया, जो नया बोन मैरो इम्प्लांट किया है उसको, या फिर एक और प्रॉब्लम होती थी कि जो डोनर है वो आसानी से मिलता नहीं था। तो ये सारे कुछ इसमें रिस्क होते थे। और ये जो नया ट्रीटमेंट है जो कि क्रिस्पर को यूज़ करेगा, इसमें क्या होगा कि जो DNA होगा पेशेंट का, स्टेम सेल्स का, उनके स्टेम सेल्स में जो DNA मिलता है उसको एडिट किया जाएगा
ताकि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस डिज़ीज़ को करने के लिए उसको ही हटा दिया जाए। ठीक है, सो ये बात है इसमें, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये क्योंकि इस वाले ट्रीटमेंट का अभी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये अभी पता नहीं है। हो सकता है बाद में कोई और डिसऑर्डर हो जाए या कोई और डिजीज़ हो जाए ये वाला ट्रीटमेंट करने की वजह से। सो उस पर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। और एक और बात, जो ये जीन एडिटिंग टूल्स होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे डीएनए को हम कहीं से कट करते हैं और ऐसे ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि जो हमारा इंटेंडेड टारगेट है डीएनए का वो ना कट होके, या फिर वो कट होके भी किसी और स्ट्रेच, डीएनए के किसी और स्ट्रेच में भी कट लग सकते हैं, तो उसका भी एक हजार्डस इम्पैक्ट, डेंजरस इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ पे। सो ये इसके कुछ कंसर्न्स हैं। अब एक बार CRISPR-Cas9 के बारे में भी देख लेते हैं। CRISPR बेसिकली इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इज अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये जीनोम के पार्ट्स को एडिट करती है बाय रिमूविंग, एडिंग और ऑल्टरिंग सेक्शंस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसमें जो Cas9 है वो एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि एक्ट करता है एज अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूलर scissors that can cut the two strands of DNA at a specific location in the genome. सो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो सब इस वाले टेक्नोलॉजी से क्योर किए जा सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल हो गया। सो उसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिज़ीज़ के लिए उसको ही हटा दिया जाता है। सो इस तरह से जो है इस नए ट्रीटमेंट को अप्रूव किया है FDA ने, इसलिए हमने इसे पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है रेपो रेट। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो है मीट हुई थी, जिसमें रेपो रेट को चेंज नहीं किया। इट इज़ केप्ट एट 6.5%। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली RBI डिसाइड करती है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, कि भाई मार्केट में कितना पैसा रिलीज़ करना है, कितना नहीं करना है, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रोकना है, उस तरह से ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और इसमें इनका टारगेट रहता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है 2 से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। और ये 2 से 6% का जो ये टारगेट है ये कौन सेट करता है, तो ये डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI, और ये हर 5 साल में डिसाइड होता है। और इसी इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन करने के लिए हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे जो हैं चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। लेकिन रेपो रेट होता क्या है, तो इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू बैंक्स टू मीट द शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। ये वो रेट होती है जिस पे RBI बाकी की जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको फंडिंग देता है फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अभी एक बात आई जिसमें यह बोला गया कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के, यानी कि API के या फिर की स्टार्टिंग मटेरियल के, फ्रॉम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, दे हैव ग्रू, बड़े हैं ये लोग। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये API होता क्या है, तो ये होता है दे आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंटेन्ड इन अ मेडिसिन एंड इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द मेडिसिन दैट प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। ये मेन इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी मेडिसिन के, और इन्हीं से जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चीज़ हम जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो बड़े हैं, स्पेशली फ्रॉम चाइना। एंड APIs आर द प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग केमिकल कंपाउंड्स। कुछ केमिकल कंपाउंड्स को प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। एंड फॉर मोर देन अ डिकेड चाइना हैज़ बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ API इन द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि कैसे तैसे हमारे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई और इस तरह से और भी स्कीम्स लाई गई। तो देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट आता है, लेकिन देखो कोशिश तो जारी, लेकिन फिर भी अभी इम्पोर्ट्स तो बड़े हैं। फिर आता है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है। ये एक तरीका क्रूशियल रॉ मटेरियल होता है यूज्ड इन एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सिंथेसिस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। API का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें जो क्रूशियल रॉ मटेरियल होता है उसको ही की स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं। सो इसका भी और API का दोनों का इम्पोर्ट जो है इंडिया का बड़ा है।
तो ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया की बाकी देशों पे, ये थोड़ी कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाए। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।